रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही रईस सेठ रामलाल रहा करता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम काव्या था। काव्या अपनी माँ को खो चुकी थी। पिता के रहते हुए भी अनाथ की तरह जीवन गुजार रही थी। एक दिन काव्या काकी से कहती है, काकी, अपने बचपन से लेकर आज तक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बस मुझे बुरा इस बात का लगता है कि मेरे पिताजी ने आज तक मेरा मुंह नहीं देखा और ना ही कभी मुझे उनसे मिलने की इजाज़त मिली। काकी, कैसी अजीब बात है ना। मैंने आज तक मेरे पिताजी को नहीं देखा है। हम दोनों एक ही घर में रहते हुए कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए। इतना भी क्या गुस्सा काकी कि पिताजी ने जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक वो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते। मैं अपने पिता के प्यार के लिए बहुत तरसती हूँ काकी। मन करता है कि दौड़ के उनके पास जाऊं, उन्हें पिताजी कहकर बुलाऊं। वो मुझे एक पिताजी की तरह दुलार करें, मेरे सर पर अपना हाथ रखें। लेकिन लगता है काकी ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। आज 18 साल हो गए, पिताजी ने एक बार भी मेरा मुंह नहीं देखा। मैं समझती हूँ बेटा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन क्या करें बेटा, मैंने भी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं मानते। बेटा, जब तुम्हारा जन्म होने वाला था तब तुम्हारे पिताजी एक लड़के की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई। इस बात की वजह से उन्होंने कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखा। और तो और तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। वो उस बात को आज तक नहीं भूल पाए। वो तो अच्छा हुआ बेटी कि तब मैं यहाँ थी। मैंने उन्हें किसी तरह से समझा दिया कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, कभी उनके सामने तुम्हें आने नहीं दूंगी, वरना वो तो उसी समय तुम्हें मारना चाहते थे। अब जो हुआ सो हुआ बेटी, तुम सारी बातें भूल जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। अगले ही हफ्ते तुम्हारी विदाई है। तुम जानती हो ना काव्या, तुम्हारी शादी जब तुम 7 साल की थी तभी हो गई थी। हमारे यहाँ यही परंपरा है कि 7 से 8 साल की उम्र में शादी हो जाती है। फिर जब 18 साल पूरे होते हैं तब विदाई की जाती है। और बेटी, तुम्हारा ससुराल तो बहुत ही रईस है और तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हें वहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। अगले हफ्ते वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। हाँ काकी, जानती हूँ। मेरी तो बस यही एक इच्छा है कि इस घर से जाने से पहले पिताजी सब कुछ छोड़ मुझे अपना लें और एक बार बेटी का कहकर मेरे सर पर हाथ रख दें। मैं चाहती हूँ काकी कि मेरी विदाई मेरे पिताजी खुशी खुशी करें। अपना दिल छोटा मत कर मेरी बच्ची। अपने आने वाले जीवन के बारे में सोच, पुरानी सारी बातें भूल जा। एक दिन रामलाल के यहाँ उसका भाई श्यामलाल आता है और बोलता है, कैसे हो भैया? अरे श्यामलाल, तू कब लौटा? इतने सालों बाद आ रहा है तुझे, अब हमारी याद आ रही है। इतने सालों तक कहाँ था? क्या बताऊं भैया, शहर में नौकरी के लिए गया था, लेकिन नौकरी मिलने से रही। फिर व्यापार शुरू किया, उसके बाद मुझे समय ही नहीं मिला। और ऊपर से मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत हो गया, इसलिए दिन रात काम ही करना पड़ रहा है। काव्या की विदाई के बारे में सुना तो सोचा काव्या और आपसे मिल लूं। तू सिर्फ मिलने आया है? तुझे शर्म नहीं आती? श्यामलाल, तू मेरा छोटा भाई है, कोई गैर नहीं। काव्या की विदाई होने तक तू यहीं रुकेगा। और हाँ, उसकी विदाई तू ही करना। मैं तो उस लड़की का मुंह तक नहीं देखना चाहता। भैया, आप इतने सालों से इस बात को पकड़े बैठे हैं, ये सही बात नहीं। अब तो गुस्सा थूक दीजिए। वो इस घर में कुछ दिनों की मेहमान है। बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की मेरे लिए मनहूस है। मैं उस मनहूस की शक्ल कभी नहीं देखूंगा। और मैंने कहा ना, जब तक उसकी विदाई नहीं हो जाती तुम भी यहीं रहोगे और उसकी विदाई करोगे। ठीक है भैया, आप कहते हो तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। भैया, मैं एक बार काव्या से मिलकर आता हूँ। मैंने उसे बचपन में देखा था,
अब तो काफी बड़ी हो गई होगी, मैं उससे एक बार मिलकर आता हूँ। श्यामलाल काव्या के कमरे में उससे मिलने जाता है। काव्या उनकी आवाज सुन बाहर आती है तो श्यामलाल उसे देखता ही रह जाता है। काव्या बहुत ही सुंदर होती है। श्यामलाल पल भर के लिए भूल जाता है कि वो उसके भाई की बेटी है और उसे काव्या की सुंदरता भाती है। अरे चाचा जी, आप यहाँ कैसे, कब आए? श्यामलाल चौंक पड़ता है और बोलता है, अरे हाँ काव्या, मैं बस अभी अभी आया हूँ। काव्या, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो और बहुत खूबसूरत भी हो गई हो। मैं तुम्हारी विदाई के बारे में सुना, इसलिए यहाँ आया हूँ और तुम्हारी विदाई तक यहीं रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। श्यामलाल चुपचाप खड़ा होकर काव्या को देखता रहता है। उसकी ऐसी नजर देख काव्या को भी अजीब लगता है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देती है। श्यामलाल एक कमरे में जाकर सोचता है, जब से इस लड़की को देखा है तब से पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। भला कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? भगवान ने इसे बहुत फुर्सत से बनाया है। मैं इस लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं किसी भी हालत में इसकी विदाई नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे किसी भी हालत में काव्या चाहिए। मैं काव्या को कहीं नहीं जाने दूंगा, वो सिर्फ मेरे पास रहेगी। श्यामलाल सारी मर्यादा तोड़ काव्या पर गंदी नजर रखता है और अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए वो एक साजिश रचता है। और एक दिन रात के समय काव्या के पास जाकर बोलता है, काव्या, जल्दी से चलो, गजब हो गया। तुम्हारे पिताजी पास ही के जंगल में बेहोश पड़े हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? पिताजी इस वक्त जंगल में कैसे हो सकते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता काव्या। जब मैंने उनकी ऐसी हालत देखी तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। जल्दी से चलो। काव्या घबराते हुए फौरन श्यामलाल के साथ चल जाती है। श्यामलाल उसे घने जंगल में लेकर जाता है। उस जंगल में जाकर काव्या बोलती है, चाचा जी, पिताजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है पिताजी? वो जो सामने घर दिख रहा है ना, तुम्हारे पिताजी वहीं हैं। काव्या को कुछ समझ नहीं आता। वो उस घर के अंदर जाती है और फिर वहां श्यामलाल दरवाजा बंद कर काव्या से कहता है, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गईं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी तो घर पर आराम से सो रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? फिर आपने मुझे झूठ क्यों बोला और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब मैं क्या ही कहूँ, ये सब तुम्हारे पिताजी के कहने पर ही हो रहा है। दरअसल तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम्हारी विदाई हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम एक मनहूस लड़की हो। अगर तुम्हारी विदाई हो जाएगी तो तुम्हारे ससुराल जाकर भी तुम वहां मनहूसियत ही फैलाओगी, और अगर वहां कुछ अनर्थ हो गया तो लोग तुम्हारे पिताजी को ही भला बुरा कहेंगे, उनकी ही इज्जत उछालेंगे और तुम्हें वहां से धक्के देकर बाहर निकालेंगे, और फिर तुम्हें वापस अपने घर आना होगा। और तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम यहीं रहो मेरे पास। और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पिताजी की पहुंच तो तुम जानती ही हो। भागकर कहाँ जाओगी? वो तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि वो कल ही तुम्हारे ससुराल में कह देंगे कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, ताकि वो तुम्हारी विदाई के लिए यहाँ ना आए। इस तरह तुम दुनिया के लिए मर चुकी होगी। अब तुम्हारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम आज के बाद यहीं रहोगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी। अगर तुमने मुझे मना करने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ये सारी बातें सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। मेरे पिताजी इतने घटिया हो सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगता था कि वो मुझसे गुस्सा है, लेकिन वो मुझसे इस कदर नफरत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा खिलौना काम करेंगे, मैंने ये कभी सोचा तक नहीं था। और चाचा जी, आपको तो मुझे चाचा जी कहते हुए भी शर्म आती है। आखिरकार आप भी उनके ही भाई हो, और आपको शर्म नहीं आती? आप अपने ही भाई की लड़की पर गंदी नज़र रखते हो। मुझे तो आप पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन आप मुझसे पहली बार मिले थे, लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि मेरी ही सोच गंदी है कि मैं अपने पिता समान चाचा जी के बारे में ये क्या सोच बैठी, लेकिन मेरी सोच गलत नहीं थी। तुम नीच और घटिया आदमी हो। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है।
तुम तो बस इतना समझ लो कि आज के बाद तुम यहीं रहोगी मेरे पास, और अगर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक कोई गड़बड़ मत करना और यहीं पड़े रहना, वरना अंजाम तुम जानते हो। ऐसा कहकर श्यामलाल वहां से चला जाता है और अपने भाई से जाकर कहता है, भैया गजब हो गया, वो काव्या। क्या बात है श्यामलाल, क्या हुआ है? काव्या को क्या हुआ है? वो भैया, काव्या एक नौकर के साथ भाग गई है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो श्यामलाल, ये कैसे हो सकता है? भैया ये बिल्कुल सच है। मैंने दोनों को जाते हुए देखा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैंने काव्या को बहुत समझाया, लेकिन काव्या ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने आपका वास्ता दिया। मैंने कहा कि मेरे भैया की इज्जत चली जाएगी, वो इस कलंक के साथ नहीं जी पाएंगे। फिर भी नहीं, उस लड़की ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि उसे आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं। वो कह रही थी कि आपने कभी उसकी परवाह नहीं की, इसलिए अब वो भी आपकी परवाह नहीं करेगी और वो कभी लौटकर नहीं आएगी। भैया उस लड़की ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। अगले ही हफ्ते उसकी विदाई थी और वो एक नौकर के साथ भाग गई। अब क्या होगा भैया, हम उसके ससुराल में क्या जवाब देंगे? हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकता था ये लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती है। उस लड़की ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और वो भी एक नौकर के साथ। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरे समाज में हमारी बहुत इज्जत है। अगर ये बात किसी को पता चली तो हम सचमुच किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर वो लड़की आइंदा हमें कहीं नजर आई तो हम उसे जान से मार देंगे। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम करें भी तो क्या करें? लड़के वालों को क्या जवाब दें? भैया मेरे पास एक रास्ता है। अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो आपको जैसा मैं कह रहा हूँ वही करना होगा। आपकी इज्जत भी बच जाएगी। वैसे भी वो लड़की मुझे नहीं लगता कि कभी लौट कर आएगी, क्योंकि उसने जानबूझकर आपकी इज्जत उछालने के लिए ये सब किया है। मेरी बात सुनिए भैया, आप लड़के वालों को ये कह दीजिए कि काव्या मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। अगर लड़की ही मर गई फिर काहे की विदाई? उन्हें ये बात माननी ही होगी, और इस बात पर वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ बोल पाएंगे। आपकी इज्जत बच जाएगी। आप समाज में भी यही बात कह दीजिए कि काव्या शहर गई थी और वहीं किसी हादसे में उसकी मौत हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो श्यामलाल, इतना बड़ा झूठ? हाँ भैया, ये झूठ आपकी इज्जत बचा सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये समाज आपको जीने नहीं देगा। आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, सोच लीजिए भैया। रामलाल अपने भाई की बात में आ जाता है और लड़के वालों के यहाँ काव्या मर चुकी है ये संदेश पहुंचा देता है। लड़के वाले को भी ये सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। आर्यन, जो काव्या का पति है, उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु की बात सुन वो पूरी तरह से टूट जाता है। इधर काव्या वहां से भाग जाती है। श्यामलाल वहां आता है तो उसे काव्या दिखाई नहीं देती। श्यामलाल पूरी तरह से घबरा जाता है और इधर काव्या जंगल में एक जगह जाकर सोचती है, मैं भागकर भी कहाँ जाऊंगी, कोई ना कोई तो मुझे पहचान ही लेगा। पिताजी की पहुंच बहुत दूर तक है, सारे लोग उनके गुलाम हैं। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे मार देंगे। मुझे किसी भी तरह अपने ससुराल पहुंचना होगा, लेकिन क्या पता मेरे ससुराल में भी कोई उनका आदमी हो जो उन्हें सच बता दे। मुझे वहां भी छुप कर जाना होगा। मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। मुझे बहुत सावधानी से वहां जाना होगा ताकि कोई मुझे पहचान नहीं पाए। फिर काव्या को एक तरकीब सूझती है। वो काले रंग से अपना मुंह काला कर लेती है। अपने हाथों पैरों पर भी काला रंग लगा लेती है ताकि कोई उसे पहचान नहीं पाए, और किसी तरह से अपने ससुराल पहुंच जाती है। घर के बाहर अपने पिताजी के आदमी देख काव्या पूरी तरह से घबरा जाती है और वहां से लौटने ही वाली होती है। तभी महल के बाहर खड़ा एक आदमी काव्या से बोलता है, ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, वो हमें काम की तलाश में आई थी। क्या मुझे इस घर में कोई काम मिल सकता है? तुम्हें और काम? मुझे नहीं लगता कि मेरे मालिक तुम्हारी शक्ल देख तुम्हें कोई काम भी देंगे। तुम कितनी काली और बदसूरत हो, तुम्हें देखकर तो शीशा भी टूट जाता होगा कि किसकी सूरत देख ली। भला कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? इतनी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। जी, आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि मालिक घर में है या नहीं।
मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे काम की तलाश है। अभी हमारे मालिक घर पर नहीं है, तुम शाम को आना और उनसे बात कर लेना। अभी निकलो यहाँ से। वो आदमी काव्या को अपमानित कर वहां से भगा देता है। काव्या शाम तक इंतजार करती है और फिर शाम होने के बाद वो फिर से अपने ससुराल जाती है। तो काव्या के ससुर दीनदयाल आर्यन से कहते हैं, बेटा, कब तक उस बात का शोक मनाते रहोगे? शायद किस्मत में यही लिखा था। इसे स्वीकार कर लो बेटा। बहू को भूल जाओ। शायद उसकी आयु यहाँ तक ही थी। अब किस्मत के आगे तो हम नहीं जा सकते बेटा। तुम ऐसे ही उदास रहोगे तो कैसे चलेगा? तुमने तो ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया है। बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब जैसे जाना था वो तो चला गया। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बीती बातें भुलाकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए बेटा। काव्या ये सारी बातें बाहर से सुन रही होती है। उसे ये सुन बहुत बुरा भी लगता है और इस बात की खुशी भी होती है कि उसका पति उसे इतना प्रेम करता है। तभी दीनदयाल की नज़र काव्या पर पड़ती है। वो कहता है, ऐ लड़की, तुम कौन हो? काव्या अपनी पहचान छुपाते हुए कहती है, जी, मेरा नाम माया है। मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है मालिक। नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। मना मत कीजिए मालिक, दया कीजिए। मैं अनाथ हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं है। मेरे काम के बदले बस 2 ही शर्त हैं, आप उन्हें मान लीजिए, फिर आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। अरे अजीब लड़की हो। एक तो मैं तुम्हें काम के लिए मना कर रहा हूँ, ऊपर से तुम शर्त रख रही हो। अच्छा ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसी कौन सी शर्त रख रही हो। बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? जी, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इस काम के बदले तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे 2 वक्त की रोटी ही दे दीजिए, वही मेरे लिए काफ़ी है। और मेरे रहने का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं कहीं भी किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो आप मुझे काम से नहीं निकालेंगे। भले ही उसके बदले मुझे कोई भी सज़ा दे दीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। दीनदयाल मन ही मन सोचता है, सौदा तो अच्छा है, काम के बदले तनख्वाह भी नहीं देनी होगी। सिर्फ अब 2 वक्त की रोटी ही तो मांग रही है और बदले में बस यही शर्त रख रही है। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारे दोनों शर्त मंजूर हैं। तुम आज से ही काम पर लग जाओ। काव्या ये सुन बहुत खुश हो जाती है और आर्यन को निहारती रहती है। काव्या को आर्यन की तरफ यूं देखते हुए देख उसका ससुर बोलता है, ए लड़की, हमारे बेटे को ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुमने कभी कोई नौजवान नहीं देखा? अपनी नज़र नीचे रखो और अपनी औकात में रहो। तुम्हें मैंने काम करने के लिए बोला है, अपने बेटे को निहारने के लिए नहीं। पहले खुद की शक्ल देख लो कि कितनी गंदी है। तुम जैसी काली कलूटी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। नज़र नीचे रख, वरना मेरे बेटे को तुम्हारी नज़र लग जाएगी। आइंदा मेरे बेटे की तरफ देखने की हिम्मत मत करना। अपने काम से काम रख, समझी? चल निकल यहाँ से। पिताजी, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? जाने दीजिए ना, लड़की है। और पिताजी, किसी के रूप का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। वो काली है, इसमें उसकी क्या गलती? उसे ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया है। और भला रूप रंग कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इंसान की पहचान तो उसके मन से होती है। अरे बेटा, तुम नहीं जानते आजकल की लड़कियों को। तुम सोच भी नहीं सकते कि उनके मन में क्या क्या चलता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। ए लड़की, तुझे कम सुनाई देता है क्या? तू अभी तक यहीं खड़ी है, चल जा। काव्या वहां से जाकर अपने काम में लग जाती है और सोचती है, मेरे पति तो सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं बल्कि मन से भी बहुत सुंदर है। ऐसे सोच वाले पति को पाकर सचमुच मैं तो धन्य हो गई। मुझे तो उनके बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था कि ये इतने अच्छे हैं। मुझे कुछ दिन अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर यहाँ किसी को भी पता चला कि मैं कौन हूँ और ये बात पिताजी और चाचा जी तक चल गई तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। नहीं, मैं कुछ दिन इंतज़ार करती हूँ, ये मामला किसी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद मौका देखकर अपने पति और ससुर को सारी बातें बता दूंगी। काव्या वहाँ पर काम करने लगती है और एक कमरे में रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन दीनदयाल अपने बेटे आर्यन से कहता है, बेटे, हमें लगता है तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम कब तक काव्या के बारे में ही सोचते रहोगे? जो हो गया सो हो गया बेटे। तुम्हें कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही होगा। और तुम्हारी उम्र भी हो चली है बेटा। सही उम्र में शादी हो जाए तो भी ठीक रहता है। पिताजी, मुझे लगता है
मैं काव्या के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। और पिताजी, मेरी शादी तो बचपन में ही काव्या से हो चुकी है। वही मेरी पत्नी है और रहेगी। मैंने उसे अपना मान लिया था पिताजी। अब मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। शायद मेरे नसीब में अब शादी नहीं लिखी है। आप भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए पिताजी, क्योंकि मेरे नसीब में शादी का सुख नहीं है। अगर होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जाती, आज वो मेरे साथ रहती। नहीं बेटे, तुम्हारी सोच गलत है। होनी को कौन टाल सकता है? शायद नसीब में यही लिखा होगा। शायद तुम्हारे नसीब में काव्या थी ही नहीं। वो तो बचपन की बात थी बेटा, अब उसे भूल जा। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखता हूँ। नहीं पिताजी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। जिद मत करो बेटा, मेरी बात मान लो। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले जीते हुए नहीं देख सकता। तुमने अपनी क्या हालत कर रखी है। तुम दिन रात सोच में डूबे रहते हैं। तुम्हें एक साथी की ज़रूरत है और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। तुझे जो समझना है तू समझ, लेकिन तुझे शादी के लिए हाँ करनी ही होगी। आर्यन को मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है और फिर दीनदयाल आर्यन के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता भी देख लेता है और आर्यन की शादी तय हो जाती है। ये बात काव्या तक पहुंच जाती है। काव्या बहुत दुखी होती है और फिर दीनदयाल काव्या को बुलाकर कहते हैं, सुनो लड़की, अगले हफ्ते हमारे बेटे की शादी है और मैं दूसरे नौकरों से भी सुना है तुम जो भी काम करती हो पूरे लगन और ईमानदारी से करती हो और तुम्हारा किया हुआ काम बहुत अच्छा है। ये मैंने खुद भी देखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी की तैयारी की जिम्मेदारी तुम लो। शादी में बहुत सारा काम होगा, वो सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। अगर तुम्हारी निगरानी में सब काम होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये सुन काव्या के तन बदन में आग लग जाती है, मानो उसे अपनी ही चिता को आग लगाने के लिए कहा गया हो, और वो वहां से चली जाती है। मेरे होते हुए मेरे पति दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी हालत में ये नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ मेरे हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं अभी मरी नहीं, जिंदा हूँ। मेरे रहते हुए ये सब कुछ मैं नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। बाहर से बहुत सारे घड़े मंगवाए जाते हैं और काव्या से पूछा जाता है, दीदी बोलिए, इन घड़े को कहाँ रखवाना है? इन्हें घर के पीछे ले जाकर एक एक कर सब फोड़ दो। ये आप क्या कह रही हैं? इन घड़े को फोड़ दे? तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, तो जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा ही करना होगा, समझे? जितना कहा है उतना करो। वो आदमी उन सारे घड़े को फोड़ देता है और फिर थोड़ी देर बाद अनाज वाला वहां आता है। वो भी काव्या से पूछता है तो काव्या कहती है, इन सारे अनाज की बोरियों को बाहर ले जाकर फेंक दो, नहीं तो जानवरों को खिला दो। वो भी आदमी काव्या के कहे अनुसार सारे अनाज की बोरियां फेंक आता है। थोड़ी देर बाद दूध वाला आता है। वो भी काव्या से पूछता है तो काव्या उससे कहती है, सारा दूध बहा दो। वो आदमी ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन काव्या के जोर देने पर वो सारा दूध बहा देता है। फिर ये सारी बात दीनदयाल को पता चलती है। दीनदयाल बहुत गुस्से में होता है और काव्या को बुलाकर कहता है, ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये क्या किया? हमने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुम्हें इतना बड़ा काम दिया था। तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान करवाया। जरूर तुम्हारी नजर हमारे बेटे पर है। तुम चाहती ही नहीं हो कि हमारे बेटे की शादी हो, इसलिए जानबूझकर शादी में अड़चन ला रही हो। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन आपने मेरी शर्त मानी थी और मुझसे वादा किया था कि आप चाहे कुछ भी हो जाए मुझे काम से नहीं निकालेंगे। दीनदयाल ये सुनकर बहुत चौंक जाता है और उसे अपने ही किए वादे पर बहुत पछतावा होता है। फिर वो गुस्से से काव्या से कहता है, अच्छा, तो इस इरादे से तुमने मुझसे वो वादा लिया था। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सजा तो जरूर दे सकता हूँ।
तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें खाना पीना नहीं मिलेगा। आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। जाओ और भूखी मरो। काव्या को खाना नहीं दिया जाता। वो कमरे में पड़ी पड़ी बस रोती रहती है। दूसरे दिन सुबह जब काव्या नहाकर बाहर आती है और अपने शरीर पर काला रंग लगा रही होती है, तभी इत्तेफाक से दरवाजा खुला ही छोड़ देती है और इस वक्त आर्यन वहां से गुजर रहा होता है। आर्यन की एक नज़र पड़ते ही आर्यन वहीं रुक जाता है और सामने का नज़ारा देख चौंक जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस लड़की के हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं, जबकि इसका रंग तो काला है। ये सब क्या हो रहा है? जरूर ये लड़की कुछ छुपा रही है। ये लड़की जैसी दिखती है वैसे है नहीं। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। जरूर ये कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। भला कोई लड़की अपना इतना सुंदर रंग होकर उस पर काली क्यों पोत रही है? ऐसी क्या बात है? फिर दूसरे दिन आर्यन उसी समय वहां जाता है और काव्या नहाकर बाहर आती है। काव्या का इतना सुंदर रूप देख आर्यन उसे देखता ही रह जाता है और देरी ना करते हुए काव्या के पास जाकर बोलता है। कौन हो तुम? काव्या को आर्यन को देख बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम कौन हो? और तुम इतनी सुंदर होकर तुम अपने चेहरे पर ये काला रंग क्यों लगा रही हो? आखिर बात क्या है? जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा नाम माया नहीं, काव्या है। ये बात सुन आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत चौंक जाता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो काव्या से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन काव्या तो मर चुकी है। फिर ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी काव्या कैसे हो सकती हो? फिर काव्या आर्यन को अपने पिता और चाचा के बारे में सारी बात बताती है। ये बातें सुन आर्यन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो काव्या के गले लग जाता है। इतने दिनों बाद अपने पति को पाकर काव्या बहुत खुश हो जाती है। फिर आर्यन उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो काव्या। तुम्हारे साथ जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो मेरे साथ। पिताजी को सारी बात बताऊंगा और मुझे यकीन है पिताजी उन लोगों को माफ नहीं करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुमने आज तक बहुत कुछ सहा है, बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन अब नहीं। मैं जिंदगी भर तकलीफ को तुम्हारे पास भटकने तक नहीं दूंगा। तुम्हें दुनिया भर की सारी खुशियां दूंगा। तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। फिर आर्यन अपने पिता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। ये बात सुनकर दीनदयाल के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। वो काव्या से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना बहू। मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सुनाया, तुम्हें भूखे रहने की कठोर शिक्षा तक दे दी। बहू, तुमने ये बातें पहले ही बता दी होती तो आज इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हारी भी मजबूरी समझ रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो यही करता। लेकिन बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुम्हें नौकरों की तरह रखा, तुमसे ना जाने करके क्या क्या काम नहीं करवाए, ना जाने तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया। मुझे माफ़ कर देना बहू। नहीं पिताजी, आप मुझसे बड़े हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पिताजी, माफ़ी नहीं। बचपन से लेकर आज तक मुझे पिताजी का प्यार नहीं मिला। मैंने अनाथों की तरह जीवन जिया है। कभी मेरे पिताजी ने मुझसे प्रेम से बात तक नहीं की। आज मुझे पिताजी के रूप में आप मिले हो। आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बेटी, हम आज ही जाकर उसे रामलाल और उसके भाई को सबक सिखाएंगे। उन दोनों को हमने कारागृह में ना भेजा तो हमारा भी नाम दीनदयाल नहीं। नहीं पिताजी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है हमें एक बार जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई थी जिसके लिए उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी कि उन्होंने मुझे अपने भाई के हाथ सौंप दिया ताकि वो मेरा शोषण कर सके। मैं उनसे इस बात का जवाब मांगना चाहती हूँ। फिर तीनों मिलकर सेठ रामलाल के यहाँ जाते हैं। रामलाल उन सबको देख बहुत चौंक जाता है। दीनदयाल, तुम यहाँ? और ये कौन है? क्यों रामलाल, नीच कहीं के, क्या तुम अपनी बेटी को भी नहीं पहचान रहे? ये तुम्हारी बेटी है और मेरी बहू है, काव्या। काव्या को देख रामलाल के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। दीनदयाल रामलाल को सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुन रामलाल के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है, नहीं, ये सब झूठ है। मैंने श्यामलाल को ये सब नहीं कहा था, बल्कि श्यामलाल ने तो मुझे ये कहा कि काव्या किसी नौकर के साथ भाग गई है। ये सारी बातें सुन काव्या को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो सारी बात समझ जाती है और रामलाल भी अपने भाई की सारी करतूत समझ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। मैं सोच भी नहीं सकता था
कि मेरा सगा भाई होकर अपनी बेटी समान लड़की पर गंदी नज़र रखे हुए है। गलती मेरी ही है जो मैंने बचपन से लेकर आज तक मेरी बेटी से कभी प्यार से बात तक नहीं की। अरे बात करना तो छोड़ो, मैंने तो इस बच्ची की तरफ एक बार देखा भी नहीं, इसलिए शायद आज मैं इसे पहचान भी नहीं पाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है। मैं ही पापी हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैंने अपने ही हाथों तुम्हें एक दरिंदे के हाथ सौंप दिया। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी लायक नहीं हूँ, फिर भी बेटी मुझे एक बार माफ़ कर दो, बस एक बार। मुझे ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी माफ़ी चाहिए बेटी। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, मैं इस पछतावे के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकता। एक बार कह दो बेटी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। नहीं पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। ये शब्द सुन ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे सब कुछ मिल गया हो। मैं सालों से इसके लिए तरस रही थी पिताजी। मैंने हमेशा भगवान से यही मांगा था कि कब वो दिन आएगा जब मेरे पिताजी मुझे प्यार से बेटी कहकर बुलाएंगे। आज वो दिन आ गया पिताजी। अब मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है और ना ही उनसे कुछ चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए। बेटी, सचमुच तुम्हारा दिल बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। तुम बिल्कुल अपने माँ पर गई हो, वो भी तुम्हारी तरह ही थी, उसका दिल भी इतना ही सुंदर था। और हाँ बेटी, मैं उस श्यामलाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी बेटी पर गंदी नज़र रखी, उसने इतना घिनौना खेल खेला है, उसकी सज़ा तो सिर्फ मौत है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और फिर शहर में श्यामलाल के घर पुलिस पहुंचती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। और काव्या अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।